कक्षा 10 गणित विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर चल रहा था आलोक का। आज से एक नया टॉपिक पढ़ा गया जेके नाम का है जंतुओं में लैंगिक जनन। तो ये हेडिंग डाल ले हमें लिखा मनुष्यों में जो नर युग्मक होते हैं, मनुष्यों में जो नर युग्मक होते हैं उसे शुक्राणु कहा जाता है। जो नर युग्मक होते हैं उसे शुक्राणु कहा जाता है। देखा, जैसे पुष्प रहा है ना, फूल रहा है, फूल में का रहा पुंकेसर रहा नहीं, पुरुष भाग ना, और स्त्री केसर का रहा महिला भाग ना। तो एम परागकण पाओ जाता का, तो वैसे नर में यानी मनुष्य में यानी कि आदमी में का पाओ जाता शुक्राणु। का पाओ जाई शुक्राणु। एक युग्मक बोला जाता, का बोला जाता, तो एमक युग्मक का परागकण बोला जाता। का बोला जाता याद है। तो एमक युग्मक जो न था यानी कि जौन जाके यहाँ क्रिया करा था वो का बोला जाता परागकण। लेकिन मनुष्य में जौन पावा जाता था वो का बोला जाता शुक्राणु। यह जाए के संतान के निर्माण करिए आगे चल के। ठीक है, शुक्राणु का लिखे शुक्राणु कहा जाता। इसका निर्माण वृषण में होता है। इसका निर्माण वृषण में होता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका निर्माण वृषण में होता है जिसकी संख्या 2 होती है। जिसकी संख्या 2 होती है। यह शिश्न के बगल स्थित होता है। यह शिश्न के बगल स्थित होता है। यह शिश्न के बगल स्थित होता है। देखा, जहां इस शुक्राणु का निर्माण होगा क्या बोला जाता वृषण। वृषण की संख्या कितना होता 2। शिश्न के बगल स्थित होता। देखा, इस शुक्राणु बनने के लिए 34 या 35 डिग्री सेल्सियस का चाहा था तापमान। कितना तापमान चाहे शुक्राणु बनने के लिए 34 या 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शरीर का तापमान कितना रहा ना 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो ज्यादा है ना, क्या हुआ ज्यादा। तो इले वृषण शरीर से कैसे रहा था, अलग रहा था। वृषण शरीर से क्या रहा था, अलग रहा। लेकिन महिला में जो पावा जाता वो शरीर के अंदर रहा था उनके। समझ में आता है। तो एक तापमान शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान चाहत कितना 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान 37 रहा था। इसलिए जो पुरुष में शुक्राणु पावा जाता, जहाँ शुक्राणु का निर्माण वृषण को बोला जाता। तो वृषण कहाँ रहा था, शरीर से अलग रहा था, शरीर के अंदर नहीं रहा था, वो शरीर से बाहर रहा था, ताकि उसका इतना डिग्री तापमान मिल सके। शरीर में रही ज्यादा हो निर्माण नहीं हो पाई। 33 34 हाँ 33 या 34 ऐसा 33 या 34 डिग्री चाहिए। अब बुखार आ जाता तब बहुत ज्यादा हो जाता ना, 37 से ज्यादा हो जाए बुखार आते। तो इसलिए वो वृषण शरीर में रही हो, लेकिन का रही अलग, शरीर से बाहर रही। तो का कहा जाइए होगा वृषण। तो वृषण के निर्माण, वृषण में कहता कि निर्माण होता क्या लिखे बगल में स्थित होता है। शुक्राणु बनने के लिए
शुक्राणु बनने के लिए 33 से 34 डिग्री सेल्सियस 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 3 3 6 34 35 लिख रहे हैं, 34 से 35 लिख रहे हैं। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए वृषण शरीर के बाहर होता है। इसीलिए वृषण शरीर के बाहर होता है। इसीलिए वृषण शरीर के बाहर। अब देखा हियन में स्त्री के असर में अंडाशय पावा जाता रहा ना, तो वैसे महिला में अंडाशय पावा जाए, लेकिन वो कहाँ रही? शरीर के अंदर। अच्छा यूं तो इसे बाहर देखा था, देखा है शुक्राणु या जो परागकण है बाहर आए, लेकिन ये जो अंडाशय है कहाँ पे है? अंदर गई थी। तो इसे महिला में कहाँ रहा था? अंडाशय पावा जाए कहाँ पे रही? अंदर की तरफ। और इनके कहाँ रही? शुक्राणु कहाँ पे रही? बाहर, शरीर से बाहर। वृषण में बने। समझ आता है? क्या लिखे? जबकि आगे लिखा, जबकि महिला में जो युग्मक पाए जाते हैं, जबकि महिला में जो युग्मक पाए जाते हैं उसे, जबकि महिला में जो युग्मक पाए जाते हैं उसे अंडा कहा जाता है। उसे अंडा कहा जाता है। एग, कोष्ठक में एग लिखना है। समझ में? अगली हेडिंग डाला, मनुष्य में, अगली हेडिंग डाला मनुष्य में जनन तंत्र। मनुष्य में जन्म तंत्र। मनुष्य में जनन तंत्र लिखा, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। 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 एक लिंगी प्राणी मतलब एक मनुष्य में एक लिंग पावा जाएगा ना। एक मनुष्य में या तो नर या ना, हाँ, या तो नर या तो मादा, या तो नर लिंग पावा जाए या तो मादा लिंग पावा जाए ना। तो एक नर में केवल एक लिंग पावा जाए, तो उसका एक लिंगी बोला जाता है। जैसे देखो फूल में दोनों लिंग दोनों एक साथ में आए ना, पुरुष के जननांग और स्त्री जननांग दोनों साथे आए ना। तो जब साथे आए पुष्प में होता है, लेकिन मनुष्य में एक साथ नहीं पावा जाता। स्त्री जननांग अलग रही, पुरुष जननांग अलग रही। स्त्री जननांग जहाँ पावा जाए वहाँ नर जननांग जहाँ पावा जाए का पुरुष बोला जाता, और मादा जननांग जहाँ पावा जाए का स्त्री बोला जाता। लिखा क्या लिखा? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। जिस मनुष्य में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं, जिस मनुष्य में
नर जनन तंत्र पाए जाते हैं, जिस मनुष्य में नर जनन तंत्र पाए जाते हैं उसे जिस मनुष्य में नर जनन तंत्र पाए जाते हैं उसे पुरुष तथा जिस मनुष्य में मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं जिस मनुष्य में मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं उसे महिला कहा जाता है या उसे स्त्री कहा जाता है, उसे स्त्री कहा जाता है। भैया एक लाइन छोड़ के लिखा, स्त्री व पुरुष को जिन लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है, उसे गौड़ लैंगिक लक्षण कहा जाता है, उसे गौड़ लैंगिक लक्षण कहा जाता है। उसे गौड़ लैंगिक लक्षण कहा जाता है। अब पहला हेडिंग डाले क्या है, पुरुष में गौड़ लैंगिक लक्षण, पुरुष में गौड़ लैंगिक लक्षण। अब ध्यान से समझा, गौड़ लैंगिक लक्षण समझ ले का चीज हो। जैसे स्त्री और पुरुष का जौने कारण से पहचाना जाए, जौने लक्षण से पहचाना जाए, वही लक्षण का क्या बोला जाता था, गौड़ लैंगिक लक्षण। क्या बोले जाए, अंतर बताओ कोनो कैसे पहचान में, दाढ़ी ना, दाढ़ी तो पुरुष में कहा गया था दाढ़ी, महिला में दाढ़ी नहीं। समझ में आवाज चेंज रहा था ना, तो ये सब के था गौड़ लैंगिक लक्षण। तो लिखा पहला नंबर, लिखा तो देखा इतना हो गया ना। कार्डिंग डाले यहाँ पुरुषों में गौड़ लैंगिक लक्षण है देखा, तो वहाँ अंतर का होता है, पुरुष में छोटा से रहे तो दाढ़ी मूछ रहे, लेकिन बड़ा रहे तो दाढ़ी मूछ। एक अंतर आएगा ना, पूरे शरीर पर का आवे लगी, बाल आवे लगी, तो एक अंतर का आई दाढ़ी मूछ आवे लगी, एक अंतर और का आई बाल आवे लगी शरीर पे, तो ई का अंतर आएगा ना, तिकाट है गौड़ लैंगिक लक्षण। कंधा चौड़ा होने लगी, जब अब एम विकसित कब हो था, उम्र कब होता है, 15 से 18 के बीच। ये सब अंतर कब आई, 15 से 18 के बीच। कंधा कैसे दिखाई होगी, थोड़ा चौड़ा दिखा लगी, बड़ा आदमी की तरह दिखाई लगी, बड़े आदमी की तरह दिखाई लगी, कंधा चौड़ा। और कुछ लोग नहीं होते तो वो भी छोटे दिखाते रहे थे। जब गौड़ लैंगिक लक्षणों के अंदर से आवा था, परिपक्व हो लगा था, तो कंधा चौड़ा दिखाई लगी, अस्थि मोटी हुई, जो शरीर कैसे थोड़ा दिखाई लगी, भारी टाइप को दिखाई लगी। समझ में, ये सब कहाँ है, आवाज मोटी हो लगी, आवाज कहाँ लगी, मोटी हो लगी। लंबाई ओके, लंबाई में अचानक से वृद्धि आवे लगी, लंबाई में कहाँ लगी, वृद्धि आवे लगी। शिश्न और वृषण में वृद्धि हो, ये आगे पढ़ा हो जाएगी। शिश्न और वृषण का चीज होता, मन में चलो तो क्या चीज है, ये आगे पढ़ा जाए, ये के पूरा हो जाए टप के यहाँ चित्रात्मक के वर्णन की निगाह, पूरे चित्रात्मक के वर्णन की निगाह के चित्र बनाना पड़ी। तो शिश्न और वृषण में वृद्धि होता, ओके, आकार बड़ा होता, समझ में।
तो एमा हमने लोग को पढ़ेगा, तो लिखा है ना, पहला नंबर लिखा, पहला नंबर लिखा दाढ़ी मूछ तथा शरीर पर बाल का उगना। छोटा सा रही तो ना रही शरीर पे बाल, लेकिन जैसे बड़ा हो फिर धीरे धीरे आवे लगे बाल। क्या लिखा? दाढ़ी मूछ तथा शरीर पर बाल का उगना। पहला दूसरा नंबर लिखा कंधे का चौड़ा होना, कंधे का चौड़ा व मजबूत होना। ऐसे कंधे का चौड़ा व मजबूत होना। अस्थि का मोटा होना, अस्थि का मोटा होना तथा तीसरा नंबर है अस्थि का मोटा होना तथा मांसपेशियों में वृद्धि, तथा मांसपेशियों में वृद्धि। स्वर में बदलाव आना, स्वर मतलब आवाज, स्वर क्वेश्चन में चाहे आवाज हो लिख लिया, में बदलाव आना। लंबाई में, अगला लिखा लंबाई में अचानक वृद्धि होना, लंबाई में अचानक वृद्धि होना। अगला नंबर शिश्न तथा वृषण के आकार में वृद्धि, शिश्न तथा वृषण के आकार में वृद्धि, शिश्न तथा वृषण के आकार में वृद्धि। ठीक बा।